देश में जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाई इलेक्शंस भी हैं। वो किन परिस्थितियों में वो चुनाव हो रहे हैं, क्यों हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिसंबर 2022 में सरकार बनाई, मतदान किया, उसके बावजूद जो परिस्थितियां बनी, 6 कांग्रेस के ऐसे विधायक जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता पे, जहां से वो चुनकर आए थे, उनके ऊपर दोबारा से एक चुनाव का बोझ डाला और अपनी पार्टी को, अपने मतदाताओं को, अपनी सरकार को धोखा दिया। भाजपा के साथ मिलकर साजिश रची सरकार गिराने की। उस सरकार को जो प्रजातंत्र में जनता द्वारा बनाई गई थी, 5 साल के लिए थी। हिमाचल प्रदेश में ये अपने आप में एक अलग घटना थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बात को लेके जो परिस्थितियां रही कि कुछ लोगों ने सिर्फ कैबिनेट में जगह पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सरकार गिराने का प्रयास किया। सरकार नहीं गिरी। सरकार उस दिन भी बहुमत में थी, आज भी बहुमत में है और आगे भी बहुमत और बढ़ेगा। भाजपा के लीडर्स के साथ आप ये कहें कि जो प्रदेश के नेता थे, उनके साथ मिलकर जो साजिश रची गई धन बल के जरिए, स्वाभाविक तौर पे धन बल का मिसयूज हुआ। अदरवाइज ऐसी कौन सी वजह थी कि उनको भाजपा के लोग हेलीकॉप्टर के जरिए 1 महीने तक 5 स्टार होटल्स में ठहराते रहे, कभी पंचकूला में, कभी उत्तराखंड में, कभी गुड़गांव में, और हेलीकॉप्टर से उनको लाना जाने का खर्चा। और उसके बावजूद आप देखें कि उन सभी लोगों को जो वो बागी और दागी। हमारा पहला प्रश्न है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप कांग्रेस के बागियों को जो है भाजपा को क्यों टिकट देने पड़े? आपकी क्या डील थी उनके साथ? डील यही थी कि सरकार गिरानी थी, जो जनता की चुनी हुई सरकार थी, जिसको चुन के अभी 15 महीने हुए। तो आपकी महत्वाकांक्षा थी और आपके इंटरेस्ट थे कि आपने उनके चलते जो है प्रदेश की जनता के ऊपर, हिमाचल प्रदेश का नाम खराब किया, देवभूमि का, और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये सब कुछ किया। इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी, हमें पूरा उम्मीद है। ये मामला जनता की अदालत में जा चुका है और इस बात को लेकर गुस्सा भी है। उन 6 क्षेत्रों में नहीं है, पूरे प्रदेश में है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट लोग इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी कोई बात है, कोई आपकी समस्या है, आप परिवार के अंदर उसको सुलझाएं। सरकार 5 साल के लिए थी, आपकी मंत्रिमंडल बनने की इतनी डेस्परेशन थी कि आप साजिश कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो। मुझे लगता है कि इस बात का फैसला 1 तारीख को होगा और 4 तारीख को इस साल जनता के सामने निकलेगा। जहां तक सवाल है सुधीर शर्मा जी की, अगर मैं बात करूं, जब इनके पिता श्री पंडित संतराम जी का निधन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने सुधीर शर्मा जी को बैजनाथ से बाई इलेक्शन में उतारा। मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि पार्टी ने क्या नहीं किया इन लोगों के लिए, और वो चुनाव वो हार गए। उसके बाद दोबारा जब जनरल इलेक्शन आया असेंबली का, फिर से इनको उतारा गया और ये विधायक बने। उसके कुछ वर्षों बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि बैजनाथ दोबारा से जो है डिलिमिटेशन में रिजर्व हो गई और इनको कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला शिफ्ट करके यहां से एमएलए भी बनाया और एक यंगेस्ट मिनिस्टर भी बनाया। उसके बावजूद अगर आप पार्टी पे विश्वास नहीं करते हैं, पार्टी के प्रति आप में लॉयल्टी नहीं है, आप लोगों के सामने है। उसके बाद जो बाई इलेक्शन आया यहाँ धर्मशाला में, उस वक्त इनका क्या रोल रहा, क्या परिस्थितियां बनी, ये सारी चीजें जनता के जहन में हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपके मन में अगर आप धोखा देने की प्रवृत्ति हो तो आप क्या करोगे, क्या विश्वास करोगे किसी पे? जनता ने विश्वास किया, पार्टी ने विश्वास किया, लीडरशिप ने विश्वास किया, आपने सबका विश्वास तोड़ा और सबको धोखा दिया। इसका फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता करेगी और ये गुस्सा है। और मैं समझता हूं प्रदेश की जनता
एक ऐसे ये जो सरकारें गिराने का और जो देश का कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसका उल्लंघन जहां भी हो रहा है वहां हिमाचल प्रदेश की जनता एक मैसेज सेट करेगी। यहाँ से ये फ्यूचर में एक एग्जाम्पल सेट होगा कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए सरकारें गिराने का काम करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलने का काम करते हैं, उनको कैसे जमीन पर लाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता बताने वाली है। और ये मैसेज पूरे देश में जाने वाला है। इसका एक बहुत बड़ा मैसेज होगा आने वाले समय में, जो लोग ऐसे हैं जो ये सरकारें गिराने का काम करते हैं। हमारी सरकार को बने तकरीबन 15 महीने का समय हुआ। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 महीने में बहुत सारी जो कमिटमेंट्स थी गारंटीज के तौर पे कांग्रेस पार्टी की, उनको आगे बढ़ाया। उसमें चाहे ओपीएस की बात की, पहली कैबिनेट में 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाना और उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। उसके बावजूद आप बात करें कि जो हमने सम्मान निधि महिलाओं को देने की बात की थी 18 साल से 59 ईयर्स तक, उन माताओं और बहनाओं को लाहौल स्पीति में मिलनी शुरू हो गई। और पूरे प्रदेश के अंदर 2,71,000 ऐसी महिलाएं जिनको पहले 1100 या 1050 रुपया मिलता था, उनको 1500 रुपया मिलना शुरू। और बाकियों के लिए नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट द्वारा कि हम सभी को देंगे। अप्रैल और मई का पैसा भी इकट्ठा देंगे जून में, जब ये इलेक्शन निपट जाएगा। 18,000 रुपया एक महिला को साल में मिलेगा। हमें इस बात की हैरानी है। मैं आप लोगों के माध्यम से विपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप महिला विरोधी हैं? आप अपनी टीम को लेके इलेक्शन कमीशन में गए इसको रुकवाने के लिए, आप लोगों ने सबने उसको कवर किया। मेरा सवाल है उनसे ये कि आपकी क्या मंशा, क्या आप चाहते नहीं कि महिलाओं को ये सम्मान मिले? ये तो इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने उसकी इजाजत दी कि आप अपने फॉर्म भरिए, इस स्कीम को चालू रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने घोषणा की है। तो यहाँ भाजपा को और उनके नेताओं को अपना स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है कि आप इस सम्मान निधि का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण। दूसरा सवाल, क्या ये बता पाएंगे कि आप ओपीएस के साथ हैं या नहीं हैं, आप इसका विरोध करते हैं? भाजपा के लोगों को और नेताओं को ये बताना चाहिए। क्या हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जो ओपीएस दे रहा है या नहीं दे रहा? जयराम जी को ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जो गारंटियां हमने कमिटमेंट की थी उनको हमने पूरा किया। विपक्ष के नेताओं को इस पर अपना जवाब देना चाहिए कि आप इसको नकार सकते हो कि ओपीएस नहीं हुआ लागू हिमाचल प्रदेश में, या ये गलत फैसला था कि जब दूध पैदा करने वाला जो हमारा किसान है उसके लिए एमएसपी घोषित करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना देश के अंदर। क्या ये गलत काम है कि 9 से 10 रुपए लीटर दूध की कीमतों में इजाफा किया गया? ये कभी नहीं हुआ इतिहास में आज तक। आपने देखा होगा 1 रुपये 50 पैसे किलो बढ़ता था, लीटर बढ़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने इस बात को समझा कि हमने जो अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी महिलाओं के खाते में 18,000 रुपया साल का जाए। हमारे जो ये दूध पशुपालक हैं उनको कम से कम 15 से 20,000 रुपये का अपना जब इनकम होगी तो अपना धंधा नहीं छोड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि गाँव में लोग जो काम कर रहे हैं उनको इंश्योर करने के लिए, उनका रोजगार प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार की प्राथमिकता थी।